बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से मुराद आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी एसओएफपी, आप लोग जो कंपनी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं वो, मतलब कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं या कोई भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोई 4 चीज़ें हैं जिनका ख़्याल करें। इन 4 बातों का आपका ख़्याल करेंगे तो इट मीन्स आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका काम ज़बरदस्त है, आपका काम बेहतरीन है, ठीक है? स्पेशली कंपनी के हवाले से इस चीज़ का कहा जाता है क्योंकि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बाकायदा शेयर होल्डर पैसा लगा रहे होते हैं, बैंक कर्ज़ा दे रहे होते हैं, कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही होती है। तो उसकी स्पेशली कहा जाता है कि 4 बातों का स्पेशली वो ख़्याल करें। वो 4 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, जो भी आप एसेट दिखा रहे हैं, लायबिलिटी दिखा रहे हैं, जो भी आप अपना कैपिटल दिखा रहे हैं, जो भी आप इनकम स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करें कि हर बंदे को समझ में आ सके। लेकिन एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, हम लोग जब अमूमन डिबेंचर लिखते हैं, अगर आप सबको पता हो, हम जब भी डिबेंचर लिखते हैं, तो हम डिबेंचर के आगे क्या लगाते हैं, डिबेंचर से पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, अगर आपको याद हो। परसेंटेज लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डिबेंचर लिखने के बाद हम यहाँ ये भी लिखते हैं कि भई ये डिबेंचर जो है हमें कब पे करना है। फॉर सपोज़ 2020-2021 चल रहा है, मैं इसके आगे लगा लेता हूँ 2025। मतलब मैं डिबेंचर लिख रहा हूँ, उसके आगे परसेंटेज भी लगा रहा हूँ, उसके आगे मैं ये भी लिख रहा हूँ, ये मुझे कब पे करना है, ताकि जो मेरे बिज़नेस में पैसा लगा रहा है या जो बैंक मुझे कर्ज़ा दे रहा है, उसको मेरी इन्फॉर्मेशन समझने में मसला नहीं हो। इवन अगर आप लोगों ने कभी इनकम स्टेटमेंट देखी हो कंपनी की, तो हम लोग क्या करते थे, जो इंटरेस्ट था वो अलग से लिखते थे और बाकी एक्सपेंसेस अलग से माइनस करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट से हम बाकी एक्सपेंसेस अलग से माइनस करते थे इंटरेस्ट के अलावा, और जो आंसर आता था उसको हम कहते थे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और इंटरेस्ट अलग से माइनस करते थे। ऐसा क्यों करते थे? ताकि जो बंदा हमें कर्ज़ा दे रहा है डिबेंचर के थ्रू या किसी बैंक से हम कर्ज़ा ले रहे हैं, तो उनको पता लग सके कि इंटरेस्ट जो है हमारा प्रॉफिट का कितना परसेंट बनता है। ठीक है? तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेज़ेंट करना, ताकि जिन-जिन लोगों का आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट है, जो आपके यूज़र्स हैं, उनको आपके बिज़नेस को समझने में आसानी हो। इवन अगर आपने कभी-कभार देखा हो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हम मिला के लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नीचे बताया जाता है एडजस्टमेंट्स के अंदर कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे बिज़नेस क्या करते हैं, हम तो अभी ओ लेवल में इतना नहीं करते, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाएँगे तो बड़े-बड़े बिज़नेस क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बनाने के बाद एक अलग से नोट्स बनाते हैं, अलग से डिटेल देते हैं, अलग से डिटेल देते हैं। उसको हम प्यार से कहते हैं नोट्स। उन नोट्स के अंदर वो यहाँ तक बता रहे होते हैं कि हमने कौन-सा डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई किया, कितनी परसेंटेज थी, और हम कौन-सा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है मतलब कितने परसेंटेज पे लगा रहे हैं। और इसके अलावा क्या नाम है, जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो सारी उसके अंदर वो लोग शो कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आप इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँ कि सारी चीज़ें जो-जो बंदा आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, चाहे वो लोन में हो, चाहे वो डिबेंचर में हो, चाहे वो शेयर्स में हो, उसको आपकी इन्फॉर्मेशन ईज़िली समझ में आ सके। इवन अगर आपने देखा होगा, हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जब लिखते हैं, उसके आगे उसकी फेस वैल्यू भी लगा रहे होते हैं। उससे पहले ये भी दिखा रहे होते हैं कि हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, और फिर शेयर कैपिटल की वैल्यू भी दिखा रहे होते हैं। ये है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, कंपैरेबिलिटी के ऊपर आ जाता हूँ। कंपैरेबिलिटी ये कहता है कि द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड फॉर अदर अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट यूजर कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। नॉर्मल लफ्ज़ों में आप जो हैं आपने इनकम स्टेटमेंट अपनी बनाई, फॉर सपोज़ आज है 2021, इससे पहले था 2020। अब एक बंदा आपकी जो है परफॉर्मेंस को मेज़र करना चाह रहा है। तो कंपैरिज़न तभी हो सकता है जब आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया हो। अगर आपको याद हो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में ये होता था कि हम अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाते थे। अगर नॉर्मली हम आरबीएम यूज़ कर रहे हैं तो हम अगले साल भी आरबीएम यूज़ करते थे। अगर हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 10% लगाया तो अगले साल भी 10% लगता था। ठीक है ना? अगर मैं किसी चीज़ पे रिवैल्यूएशन मेथड लगा रहा हूँ तो अगले साल भी उस पे रिवैल्यूएशन मेथड लगाऊँगा। ठीक है? अगर मैं किसी चीज़ पे एसएलएम लगा रहा हूँ तो अगले साल भी उस पे एसएलएम लगाऊँगा। ये क्या, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। तो ये कंपैरेबिलिटी से मिलता-जुलता है। कंपैरेबिलिटी ये कहता है कि भाई जब आप कंपैरिज़न करते हैं ना, तो सारी चीज़ों का एक पेज पे होना ज़रूरी है। सारी चीज़ों का एक पेज पे होना ज़रूरी है। स्पेशली जब आप कंपैरिज़न कर रहे होते हैं किसी बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस का, पिछले साल से, उससे पिछले साल से, ट्रेंड देखना चाह रहे हो कि भई उसकी जो प्रॉफ़िट है, उसमें क्या उतार-चढ़ाव आ रहा है, उसका प्रॉफ़िट वक़्त के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो उसने पॉलिसीज़ अप्लाई की हैं, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की हो। ये कहलाता है कंपैरेबिलिटी।
मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब कंपेरेबल होगी जब सारा काम जो है स्मूथली किया गया हो ओवर द पीरियड में 3-4 सालों में स्मूथली एक ही पॉलिसी अप्लाई की गई हो। अगर मोटर व्हीकल पे हमने आरबीएम लगाया 3-4 सालों तक वो आरबीएम ही लगाओ। ठीक है? इसी तरीके से मशीनरी पे मैंने एसएलएम लगाया तो एसएलएम लगाओ। ये नहीं कभी एसएलएम कभी आरबीएम ये नहीं। ठीक है? अब आते हैं आगे रिलायबिलिटी की तरफ आते हैं। रिलायबिलिटी ये कहता है कि द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फ्री ऑफ मटेरियल एरर एंड बायस एंड नॉट मिसलीडिंग। क्या मतलब है? कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसमें कोई एरर नहीं हो। जैसे आप एरर करते हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर कंपनसेटिंग एरर हो गया, मतलब आप अपनी सेल्स दिखा रहे हैं 1 लाख, सेल्स थी 90,000, ठीक है? बायसनेस नहीं हो, बायसनेस का मतलब ये है कि जब आप कोई पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो एक होती है सब्जेक्टिविटी, एक होती है ऑब्जेक्टिविटी। लाइक फॉर सपोज मुझे किसी ने कहा कि तला भाई आप अपना प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट डेट की परसेंटेज कम कर दें, बजाय 10% के 5% कर दें। भाई क्यों? इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तला भाई आप जो है आरबीएम की जगह एसएलएम लगाएं। भाई क्यों? इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा आप जो है वो कॉस्ट की जगह कॉस्ट पे लिखें, एनआरवी पे नहीं लिखें अपनी इन्वेंट्री को। कॉस्ट पे लिखें, एनआरवी पे नहीं लिखें। भाई क्यों? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अब ये बायसनेस हो गई। अगर ऑब्जेक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्टिविटी ये कहती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करें। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं? भाई कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मेथड चेंज नहीं करो। अगर आपकी एसिड की वैल्यू गिर गई है तो आप जो नई वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड करो, जो लॉस है वो दिखाओ, ठीक है ना? बैड डेट मुझे किसी ने कहा नहीं दिखाओ, क्यों? भाई वो थोड़ा-सा क्या नाम है, बैड डेट दिखाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये बायसनेस है। तो रिलायबिलिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन में शक और शुबात नहीं हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपने ऑब्जेक्टिव होके काम किया हो, कोई एरर नहीं हो, मतलब काम आपका क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है आप जो बातें हैं, वो सारी आप दुनिया को बताएँ, सारी दुनिया को बताएँ। कोई बात छुपाएँ नहीं मतलब। जैसे इवन प्रोपोज़ डिविडेंड हम क्या अलग से दिखा रहे होते हैं। ये क्या ये रिलायबिलिटी है? क्या हमारा काम क्या है, एरर नहीं हो हमारे काम में, हमारे काम जो है वो क्या नाम है, सब्जेक्टिविटी नहीं हो, ऑब्जेक्टिविटी हो और हम फेथफुली अपना काम करें। तो अमूमन ये चीज़ याद रखिएगा, एरर एंड बायसनेस, ये वर्ड याद रखिएगा। अब आते हैं रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि जो भी द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द यूजर। इसका ताल्लुक है आपके यूजर्स के साथ है, ठीक है ना? क्या मतलब? कि जो बंदा आपके बिज़नेस में पैसा लगा रहा है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन टाइम जो यानी टाइम के अंदर प्रेज़ेंट किया जाए, लेट नहीं की जाए इन्फॉर्मेशन जो है। फॉर सपोज़ आप जो है क्या नाम है, एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है आप जब अपनी इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप कैश बजट जो उसको दिखा रहे हैं, अगर आप कैश बजट उसको नहीं दिखाएँगे, और आप जो हैं मतलब क्या नाम है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है, ओमिट कर रहे हैं। कोई आपने लोन वगैरह लिया है और विंडो ड्रेसिंग करके लोन की वैल्यू को आप छुपाते हैं मतलब, तो ये गलत है बेटा। ये इन्फॉर्मेशन फिर आप सही तरीके से, ये यानी आपने सब काम किया हुआ है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लोन लेने जा रहे हैं, कर्ज़ा लेने जा रहे हैं बैंक से, तो बैंक को ये देखना होगा कि इसने पीछे कितने कर्ज़े ले चुका है। बैंक को ये देखना होगा कि फ्यूचर में इसके पास पैसा कैसे आए, कहाँ से आएगा। तो अमूमन बहुत सारे बिज़नेस क्या करते हैं, कैश बजट भी दिखा रहे होते हैं। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है, आप आगे जाके सीखेंगे, वो भी दिखा रहे होते हैं। क्यों? ताकि अगले बंदे को पता लग सके कि भाई हमारे पास कितनी सलाहियत है इंटरेस्ट पे करने की और हम लोन पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये पता लग जाए। अच्छा एक और एग्ज़ाम्पल, मैंने प्रोपोज़ डिविडेंड तो रिलायबिलिटी में बताया था, वो रेलेवेंस में बता देता हूँ। प्रोपोज़ डिविडेंड हम माइनस नहीं करते स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से, ठीक है? लेकिन प्रोपोज़ डिविडेंड हम अलग से जब आप फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे ना, आगे जाके कंपनी वगैरह पढ़ेंगे ए लेवल्स में या सीए के अंदर, तो हम अलग से डिटेल में उसके बारे में बता रहे होते हैं कि भाई डायरेक्टर ने इतना प्रोपोज़ डिविडेंड का ऐलान किया। वो क्यों बता रहे होते हैं? क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाता है और शेयर होल्डर को अगर पता चल जाए कि फ्यूचर में इतना डिविडेंड मिलना है, ए कंपनी से इतना डिविडेंड मिलना है, तो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर डिविडेंड उसके मतलब का होगा तो पैसा लगाएगा और डिविडेंड उसके मतलब का नहीं होगा तो पैसा नहीं लगाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि ये प्रेज़ेंट करनी चाहिए। भले डिविडेंड बाद में मिले, लेकिन आप टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन क्या करें, प्रेज़ेंट करें। तो इन्फॉर्मेशन को टाइम पर प्रेज़ेंट करना और इस तरीके से यानी वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, यूज़र्स की डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करनी चाहिए। अगर आप प्रेज़ेंट नहीं कर रहे, तो इट मीन्स आप इस असूल पे काम नहीं कर रहे। ठीक है? अब ज़रा सवाल गो थ्रू कर लेते हैं। पहला सवाल, which accounting objective required at financial statement are free from bias and error? मैंने पहले ही बोला था कि आप ये वर्ड याद करना है, bias and error। इसका साफ मतलब है कि इंफॉर्मेशन में कोई शक एंड शुबात ना हो, तो इसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी। दूसरा, a limited company applied the accounting object of comparability in preparing its financial statement. What is the effect of this on the interested parties?
They can be sure that the information in the financial statement is up to date. They can identify similarities with the financial statement of other businesses. They can understand the financial statement easily. They can use the financial statement in decision making. ठीक है. अब कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी या आप अपने इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि अगर एक बंदा दूसरे बिजनेस के साथ उसको कंपेयर करे, कोई दूसरे बिजनेस के साथ उसको कंपेयर करे, तो दोनों ने सेम पेज पे काम किया हो. एग्जाम्पल देता हूँ. अमूमन ये होता है कि जैसे मेरा स्कूल है, मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई, मैंने अपनी एसएफपी बनाई, ठीक है, अब मैं बैंक से कर्ज लेने जा रहा हूँ, तो बैंक ज़ाहिर है उसको अगर कंपेयर करता है, या चलो स्कूल की एग्जाम्पल छोड़ दें, शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं. मेरी एक कंपनी है जो ऑयल वगैरह के अंदर काम करती है, ऑयल सेक्टर के अंदर काम करती है. तो फॉर सपोज जैसे बाइको है, जैसे बाइको ने इनकम स्टेटमेंट बनाई, एसएफपी बनाई और वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, तो बाइको को कोशिश करनी चाहिए जो बाकी बिजनेस जो प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं वो उनको फॉलो करे, ठीक है? ताकि उसको आसानी हो चीज़ों को समझने में बैंक में। यानी बैंकों को चाहिए हैस्कोल हो गया, पीएसओ हो गया, आपका शेल हो गया, आपके जो दूसरे हैं ब्रांड हैं आपके पास पेट्रोल वगैरह के, ऑयल के, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब सारे सेम पेज पे होंगे तो एक ट्रेंड निकालना, एक कंपैरिज़न करना आसान हो जाएगा कि आपका बिज़नेस कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन फिर भी इसको मैं कन्फर्म करूँगा बाद में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस. मैंने कहा था ये याद कर लें. इसका आंसर क्या है आपका? रिलायबिलिटी. इन्फॉर्मेशन में कोई शक एंड शुबात ना हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन टाइम फॉर फाइनेंशियल डिसीजन टू बी मेड. क्यों? क्योंकि जब आप प्रोपोज डिविडेंड बाद में दिखाएंगे, डायरेक्टर ने अनाउंस किया उस वक्त नहीं दिखा रहे, जब पे कर रहे हैं फिर दिखा रहे हैं, फिर फायदा नहीं है ना. फिर तो पैसा लग जाता है बाकायदा. और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रपोज डिविडेंड का ऐलान होता है 3 महीने पहले, 3 या 2 महीने पहले होता है और पे बाद में होता है, तो टाइम पे दिखाना ज़रूरी है. तो ये रेलेवेंस है कि टाइम पर इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये है रेलेवेंस आपका, टाइम पर इन्फॉर्मेशन दी जाए. उसके बाद कह रहा है व्हेन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट. कब हम रेलेवेंट समझते हैं? व्हेन इट अफेक्ट बिज़नेस डिसीजन. बहुत इंपॉर्टेंट. इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट तभी होती है जब यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या करे, उनको अफेक्ट करे. जैसे प्रपोज डिविडेंड अगर आप दिखाते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है बकायदा, मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है सम टाइम. तो व्हेन इट कैन बी कंपेयर, ये कंपेरेबिलिटी है. व्हेन इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी है कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना. व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस, ये क्या है? आपकी रिलायबिलिटी है. ये छोटी छोटी बातें याद करने बकायदा. तो व्हेन इट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन, ये क्या कहलाएगा? रेलेवेंट. व्हेन इट कैन बी कंपेयर्ड विद अदर पीरियड या अदर बिजनेस, ये कंपेरेबिलिटी. व्हेन इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर, ये कहलाएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी. और व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस, ये कहलाएगा रिलायबिलिटी. Which accounting objective is being applied when financial information affect business decision आ जाए, टाइम पर आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? रेलेवेंस होगा हमेशा. ज़हन में बिठा लें. आगे चलते हैं. यूजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड. जो बंदा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है वो आसानी से समझ पा रहा है कि आपने क्या लिखा है, डिबेंचर है तो उस पर कितना परसेंटेज है, कब अदा करना है. तो इसका मतलब क्या है? आप कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी पे. ऊपर मैंने बताया था कि व्हेन इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर, आसानी के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी कहलाएगा. द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इंश्योर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड एक्चुअल इवेंट व्हिच अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव वाज अप्लाइड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल इवेंट का मतलब आपने ड्रामेबाजियां नहीं की, जो हकीकत है वो आपने शो की है. जो हकीकत है आपने वो शो की है. मतलब आपने, मतलब यानी अपनी तरफ से कोई, मतलब यानी कोई, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमने किसी किसी बंदे से एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए, उसको सामान बेचना था. अब अगर आपने उसको सेल्स में जाके शो कर दिया तो ये गलत है. बाज़ दफ़ा क्या, हमने किसी के पास, किसी दुकानदार के पास सामान रखवाया, भाई ये सामान ले लो और जब बिक जाए तो हमें बता देना, हमें पैसे दे देना. अब ये सेल नहीं है, लेकिन हमने सेल में जाके शो कर दिया. तो मैं समझता हूँ इसका आंसर होना चाहिए रिलायबिलिटी. क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप फ्री फ्रॉम एरर काम करें और क्या नाम है, फ्री फ्रॉम बायसनेस होके काम करें, जो हकीकत है वो दुनिया को बताएं. ये रिलायबिलिटी होना चाहिए. फिर भी मैं इसका आंसर कंफर्म करूंगा, लेकिन मेरे नजर रिलायबिलिटी होना चाहिए. आगे चलेंगे सर. आई थिंक सो यहाँ तक ही है और ये सारा था. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा.